हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। सो आज की हमारी जो क्लास है इसमें हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हमारे पिछले एक कंप्लीट वीक में करंट अफेयर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। राइट, सो हम लोग क्लास शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सिविल स्टेप इंस्टीट्यूट के द्वारा यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स स्पेशल एक इनिशिएटिव चलाया गया है जिसका नाम है सर्वाधार। राइट, सो ये जो इनिशिएटिव है सर्वाधार, ये टारगेट करता है हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है उसको ये टारगेट करता है। जो भी एस्पिरेंट, जो भी स्टूडेंट 25 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो आप लोग कंटिन्यूस एक कंसिस्टेंसी के साथ इस इनिशिएटिव को फॉलो करिए। आपको बहुत ज़्यादा इसका जो बेनिफिट देखने को मिलेगा वो मिलेगा जिस दिन आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा ना कि आप अगर रेगुलर रहोगे क्लास में तो आपके करंट अफेयर डे वाइज सब्जेक्ट वाइज तैयार होते चले जाएंगे। और एक चीज मैं आपको शुरू में बता देती हूँ कि आप लोग जब भी क्लास करते हो ना तो पेपर पेन लेकर के बैठा करो। उससे क्या होता है कि जो भी यहाँ पर हम लोग न्यूज डिस्कस करते हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ की नोट्स बनाने हैं, है ना, ताकि जब आप न्यूज़पेपर में दोबारा उन चीज़ों को पढ़ोगे, क्योंकि अभी समय है प्रीलिम्स का एग्जाम होने में, तब तक क्या होगा, आपके पास एक कलेक्शन होगा पॉइंट्स का। दूसरी चीज क्या होगी कि आप उनको फिर टारगेट कर सकते हो अच्छे से कि पूरे साल में जो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं वो कौन से रहे हैं और उन्हीं को आप पढ़ सकते हो। तो फिर एकदम से जब एग्जाम आता है ना तो 10 तरीके की मैगजीन खरीद के जब बच्चे रटना शुरू करते हैं वो बहुत बेनिफिशियल नहीं होता और एकदम हौच पौच हो जाता है। अच्छा यही है कि आप पूरे साल लगातार कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी के साथ चीजों को फॉलो करो ताकि आपको उस दिन बेनिफिट इस चीज का मिल सके। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, सो हमारे आज के जो न्यूज है, जो हमारे करंट अफेयर्स हैं, उनको हम लोग अलग अलग सोर्सेज से लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेज हैं वो है द हिंदू, पीआरएस, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, लाइमेंट, पीआईबी, कुरुक्षेत्रा एंड योजना जैसी मैगजीन से हम लोग इसको लेते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पर हम देखेंगे आज का हमारा जो फर्स्ट न्यूज है, फर्स्ट करंट अफेयर है, वो क्या है, वो है यहाँ पर व्हाट इज KH-22 मिसाइल, यानी कि KH-22 मिसाइल क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और ये डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड आपकी न्यूज है। कहाँ से ली है, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, चर्चा में क्यों है वो जान लेते हैं। सो द 22M3 missile carriers of Russian aerospace force recently struck Snakes Island in the Black Sea with KH-22 क्रूज मिसाइल। एक चीज और, ये जो KH-22 मिसाइल है ये कैसी मिसाइल है, ये एक क्रूज मिसाइल है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, बहुत बार ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। एक चीज, जो भी बच्चे नए हैं, जो एस्पिरेंट्स न्यू हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी होती है उसमें, उनसे मैं शुरू में बता देती हूँ। देखो क्या होता है, कुछ बेसिक चीजें हमको करनी पड़ती हैं। स्पेशली मैं बात करूंगी यूपीएससी की तैयारी की, यहाँ पर आपको दो चीजें करनी है। वो दो चीजें क्या है, सिलेबस कंप्लीटली एकदम थ्रू आपको पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है। अभी हम यहाँ पर प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। सो प्रीलिम्स का सिलेबस आपको पता होना चाहिए एकदम कंप्लीटली कि क्या क्या पूछा जाता है। दूसरा स्टेप क्या आता है, वो आता है पीवाईक्यू, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके, आप 10 साल के पेपर उठाओ, ठीक है, उसमें से सब्जेक्ट वाइज क्या करना है, उनको सॉल्व करना है, उनका एनालिसिस करना है, एक्सप्लेन करना है, उनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको ना हर साल का जो पैटर्न चेंज होता है क्वेश्चन पूछने का, क्वेश्चंस की जो रेंज होती है वो पता चलेगी। तो बहुत सारे ये दो स्टेप ऐसे होते हैं बेसिकली आपको यूपीएससी में आने से पहले ही करने चाहिए, है ना। सो उससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा सवाल की जो रेंज होती है वो क्या क्या होती है, कहाँ से पूछा जाता है, डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है, पैटर्न कैसा होता है क्वेश्चन का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो हम यहाँ पर मिसाइल की बात कर रहे हैं तो बहुत बार पूछ लेता है कि क्या ये क्रूज मिसाइल है, क्या ये बैलिस्टिक मिसाइल है, फिर आपको उनके फीचर्स के बारे में पूछेगा, उनकी रेंज के बारे में पूछेगा। राइट, इस तरीके के स्टेटमेंट्स आपके क्वेश्चंस के बनते हैं। यहाँ पर आगे देख लेते हैं हम लोग इसको। अब देखो यहाँ पर ये चीज क्या है, अब हम यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये चीज आपको पता चल गई। दूसरी चीज यहाँ पर KH-2020 एक मिसाइल है, ये चर्चा में है। और क्यों चर्चा में है, क्यों, एक ये क्रूज मिसाइल है, दूसरी बात ये रशियन एरोस्पेस फोर्स रिसेंटली
स्टक हो गई है कहाँ पर, स्नेक आइलैंड में। स्नेक आइलैंड कहाँ पर है, ये है ब्लैक सी में। स्नेक आइलैंड कहाँ पर है, ब्लैक सी में। अब पता है आपको क्या करना है, अब आपको केवल यहाँ नहीं अटकना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। देखो जब प्रीलिम्स की हम तैयारी करते हैं और मेंस की तैयारी करते हैं तो पता है कैसे होता है कि आप एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटर रिलेट करके पढ़ते हो, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। जब आंसर राइटिंग आप करते हो, अगर आप देखोगे जब मेंस में क्वेश्चंस बनते हैं तो एक सब्जेक्ट से कभी नहीं बनता है। कई बार आपको अगर इकोनॉमिक्स का सवाल आप देखोगे तो हो सकता है उसमें से करंट अफेयर जोड़ देगा। साइंस टेक का आप सवाल मान लो यहाँ पर पूछेगा, अब इसी के साथ अगर उसने ब्लैक सी को जोड़ दिया तो ये तो ज्योग्राफी में आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगी, वर्ल्ड मैपिंग की बात आ जाएगी, है ना। इस तरीके से आपके स्टेटमेंट बनते हैं। तो यहाँ हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं जिसमें मिसाइल पढ़ेंगे, उसी के बाद जो लोकेशंस है जैसे ब्लैक सी है, स्नेक आइलैंड है, ये चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, KH-22 मिसाइल की वजह से चर्चा में, जो कि रशियन एरोस्पेस जो ये है ये यहाँ पर स्टक हो गया है, फोर्स स्टक हो गई है, रशियन एरोस्पेस फोर्स स्नेक आइलैंड पर स्टक हो गई है, जो कि ब्लैक सी में है, किसके साथ, KH-22 क्रूज मिसाइल के साथ, राइट। आगे हम इसको देखते हैं। आगे हम इसको देखते हैं कि जो KH-22 क्रूज मिसाइल है ये है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। इट इज सोवियत एरा। यहाँ पर आप देखेंगे इसको कि ये जो मिसाइल है ये सोवियत एरा की मिसाइल है। फर्स्टली तो ये जो मिसाइल है आपकी ये सोवियत एरा की लॉन्ग रेंज एयरबोर्न सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ना, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको ये चीजें ध्यान रखिए, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है या फिर किस तरीके की मिसाइल है। एंड इट इज ऑल्सो नोन बाय नाटो। नाटो आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन है, पता होगा आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पॉलिटी में, और जब बात आती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है, तो वहां पर भी आपको ये पढ़ने को मिलता है नाटो। नाटो के द्वारा क्या गया है, इसको जाना गया है, रिपोर्टिंग नेम ऑफ AS-4 किचन नाम दिया गया है इसको, KH-22 मिसाइल को, राइट। And the KH-22 family was developed in the USSR in 1960 and specifically designed to be launched from upward and 200 bombers, है ना। ये 1960 में डेवलप की गई थी, कहां पर, USSR में डेवलप की गई थी, राइट। दूसरी बात क्या है, this missile was intended primarily to destroy large naval targets like aircraft carriers using either conventional or nuclear warhead, है ना। यानी कि ये जो मिसाइल है ये प्राइमरली, इसका जो प्राइमरी उद्देश्य था, इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था वो क्या था, इसका प्राथमिक उद्देश्य था कि जो लार्ज नेवल टारगेट्स होते हैं, उन टारगेट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना इसका प्राइमरी उद्देश्य था। जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, एंड यूजिंग देयर कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स, उनको डिस्ट्रॉय करना इसका प्राथमिक उद्देश्य था। और ये कब हुआ था, 1960 के दौरान यूएसएसआर में इसको विकसित किया गया था, राइट। आगे देख लेते हैं हम इसको। एंड इट बोर्ड्स इंप्रेसिव स्पेसिफिकेशन इंक्लूडिंग अ स्पीड अप ऑफ मैक 4.6। यानी अगर आप KH-2020 क्रूज मिसाइल की बात करते हैं जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो इसकी जो स्पीड है, बहुत बार आप देखोगे जब आप क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करोगे और जिन स्टूडेंट्स ने कर लिया है और वो क्लास देखते हैं रेगुलर, मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। आपने देखा होगा कि जब किसी मिसाइल के बारे में पूछा जाता है, उसके टारगेट्स पूछे जाते हैं, दूसरी चीज उसकी रेंज पूछी जाती है, उसकी स्पीड पूछी जाती है, वो किस तरीके की मिसाइल है, कहां से लॉन्च हो सकती है, ये सारी चीजें आपकी पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर जब हम स्पीड की बात करते हैं तो 4.6 मैक इसकी स्पीड है जो KH-22 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है हमारी, एंड अ रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 600 किलोमीटर, लगभग 600 किलोमीटर तक ये किसी भी अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, राइट। एंड अगर आप इसके वेट की बात करते हैं तो लगभग 5820 किलोग्राम इसका वेट है, इसका वजन है। आगे देखेंगे यहाँ पर, ओके। अब हम यहाँ देख लेते हैं नाटो। जैसा कि हमने पीछे देखा था नाटो के बारे में कि नाटो क्या होता है, यहाँ पर नाटो के बारे में जान लेते हैं, देखते हैं आगे नाटो के बारे में। नाटो क्या है, सबसे पहली चीज तो आप इसकी फुल फॉर्म जान लो, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वहां पर जो देश पड़ते हैं उनका ये ग्रुप है जिसको नाटो बोला जाता है।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, फॉर्म्ड, नाटो फॉर्म कब हुआ था? 1949 में, यानी कि नाटो फॉर्म्ड इन 1949, राइट? नाटो फॉर्म्ड इन 1949। 1949 में नाटो जो है वो विकसित हुआ था, फॉर्म्ड हुआ था। कहां पर? विद द साइनिंग ऑफ वॉशिंगटन ट्रीटी। अब देखो कई बार क्या होता है, जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप देखोगे तो बहुत बार पूछ लेता है कि किस कमीशन की रिकमेंडेशन पे इसको स्टैब्लिश किया गया था, या फिर किस ट्रीटी के आधार पर इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो जो नाटो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था वॉशिंगटन ट्रीटी साइन करने के बाद। क्लियर? And NATO is a security alliance of 30 countries from North America and Europe. नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ओशन के आसपास जो भी देश पड़ते हैं, यानी कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के 30 देशों को मिलाकर के एक ग्रुप बना है, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं नाटो, जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ग्रुप है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, किसके लिए? फॉर 30 कंट्रीज, जिसमें कि अमेरिकन और यूरोप के 30 देशों को मिलाकर के उनकी ये सुरक्षा के लिए काम करता है, सिक्योरिटी के लिए काम करता है। क्लियर? एंड रिसेंटली अभी हुआ क्या है, रिसेंटली फिनलैंड ज्वाइन द अलायंस एज 31st मेंबर। अब देखो चर्चा में रह सकता है कि नहीं रह सकता। 30 देशों को सिक्योरिटी देता है जो नॉर्थ अटलांटिक पैसिफिक, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के आसपास के देश हैं। अब यहाँ हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, जब नाटो आप पढ़ोगे तो लोकेशन भी पढ़ोगे, एंड आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर आ गया। जो नाटो है आपका, ये क्या है? ये एक आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? अब देखो, अब यहाँ पर जब नाटो की बात आती है, नॉर्थ अटलांटिक है ना, नॉर्थ अटलांटिक, अब जब ये है तो ये क्या है, यहाँ पर आप लोकेशन भी तो देख सकते हो उनकी, क्योंकि 30 देशों की बात हो रही है। वो 30 देश कौन से हैं? वो हैं अमेरिका और यूरोप के 30 देशों को मिलाकर के एक ग्रुप बनता है नाटो। सो आप देखेंगे ज्योग्राफी आ गया, इसमें पॉलिटी आ गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गया। 3 सब्जेक्ट आप एक टॉपिक में एक क्वेश्चन में पढ़ रहे हो। जब आप इस तरीके से तैयारी करोगे ना, तो प्रीलिम्स, देखो एक चीज होती है, प्रीलिम्स निकालना ना बहुत ईजी होता है, बहुत आसान होता है ना? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्रीलिम्स निकालना बहुत आसान होता है अगर आपने सही स्ट्रेटजी को पकड़ लिया तो, अगर आपको सही तरीके से तैयारी करनी आ गई तो, स्मार्टली तैयारी करनी होती है। और एक कॉमन चीज होती है, आपको एक चीज पता होना चाहिए, यूपीएससी एस्पिरेंट को विशेष तौर पर, जो बच्चे नए आ रहे हैं इस तैयारी में, उनको एक चीज पता होना चाहिए, हमको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये 2 चीज हमें पता होना चाहिए यूपीएससी के दौरान, कि आपको क्या पढ़ना है। ये ना, ये डिमांड करता है आपकी स्मार्टनेस, है ना? आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, राइट? और क्या नहीं पढ़ना है, ये भी पता होना चाहिए कि क्या आपको नहीं पढ़ना है। क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो आप तो सब कुछ पढ़ना शुरू कर दोगे, और सब कुछ जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास टाइम तो बचेगा ही नहीं रिवीजन के लिए। फिर तो इतनी सारी चीजें कि आपके साल, 2 साल, 3 साल कैसे निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना? तो कुछ कुछ चीजें आपको ना बड़ी स्मार्टली करनी पड़ेंगी अपनी तैयारी के दौरान। चलिए वापस आ जाते हैं। सो फिनलैंड 31वां देश बना है जिसने नाटो को ज्वाइन किया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सबसे अंतिम देश है जिसने नाटो को अभी ज्वाइन किया है, तो वो है फिनलैंड। अब आपको पता है जो फिनलैंड है ये यूरोपियन कंट्री है ना? सो अगर स्टेटमेंट में आ जाए कि अमेरिका के एक देश ने नाटो को, अमेरिकन कंट्री ने नाटो को क्या किया है, ज्वाइन किया है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये ज्वाइन किया है फिनलैंड ने, जो कि यूरोपियन कंट्री है, राइट? आगे देख लेते हैं। सो नाटोज फंडामेंटल गोल इज टू सेफगार्ड द अलायंस फ्रीडम एंड सिक्योरिटी बाय पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मींस। यानी कि जो नाटो का फंडामेंटल गोल है, जो इसका प्राथमिक उद्देश्य है, वो क्या है? वो राजनीतिक रूप से और मिलिट्री के रूप से सुरक्षा देना है इन 31 देशों को। क्योंकि अब तो 31 हो गए, 31 हो गए, क्योंकि फिनलैंड बन गया है 31वां देश इनको ज्वाइन करने वाला, है ना? और फुल फॉर्म याद रखिए तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी जो देश है, इनकी रेंज क्या है। ये जो 31 देश हैं, ये कहां से कहां तक फैले हुए हैं, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता होगी तो। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग इसको। ओके, आगे देखते हैं।
सो इट इज अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, यानी कि हम नाटो के ही बारे में बात कर रहे हैं। इट इज सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस वेयर इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट एग्री फॉर म्यूचुअल डिफेंस इन केस ऑफ एनी अटैक बाय एक्सटर्नल पार्टी। यानी अब जैसे ऐसे समझो इसको, जो ये 31 अब देश हैं, इनमें क्या होगा, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। अगर इन पर कोई बाहरी एक्सटर्नल पार्टी अटैक करती है तो ये जो 31 देश हैं ये मिलकर के एक डिसीजन लेंगे, वो फिर दोनों आपस में, यानी कि जो एक्सटर्नल पार्टी है उसको प्रतिरोध किया जाएगा, उसके प्रति रिएक्ट किया जाएगा, राइट। दूसरी चीज, आर्टिकल 5 ऑफ द वॉशिंगटन ट्रीटी, आपको जैसे हमने पहले ही देखा था कि नाटो जो फॉर्म हुआ था 1949 में, वो साइनिंग बाय वॉशिंगटन ट्रीटी के द्वारा हुआ था। वॉशिंगटन ट्रीटी साइन हुई थी, देन नाटो फॉर्म हुआ था। सो वॉशिंगटन ट्रीटी का जो 5th आर्टिकल है, जो आर्टिकल नंबर 5 है, स्टेट ये कहता है कि दैट एन अटैक अगेंस्ट वन अलाय इज एन अटैक अगेंस्ट ऑल। यानी कि वॉशिंगटन ट्रीटी का आर्टिकल 5 क्या कहता है कि अगर जो ये 31 देश अब हैं, अगर इनमें से किसी बाहरी देश ने एक देश पर भी हमला किया तो ये माना जाएगा कि इन 31 देशों पर हमला है वो, यानी इस नाटो के एक कंट्री पर हमला, नाटो के पूरे कंट्री, पूरे ग्रुप पर हमला माना जाएगा। ये लिखा हुआ है वॉशिंगटन ट्रीटी के आर्टिकल नंबर 5 में। ये कहां पर लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 5 में लिखा हुआ है, किसके, वॉशिंगटन ट्रीटी के, राइट। क्या कि एक पर अगर हमला किया है तो अगेंस्ट, यानी कि अटैक अगेंस्ट वन एलाय, है ना, अटैक अगेंस्ट वन एलाय इज क्या माना जाएगा कि ये अटैक जो है वो सबके खिलाफ है, ये माना जाएगा अगेंस्ट ऑल। ये लिखा हुआ है, कहां पर लिखा है, आर्टिकल 5 में लिखा है, राइट। आगे हम इसको देख लेते हैं। एंड दिस आर्टिकल फॉर्म द कोर ऑफ द अलायंस, अ प्रॉमिस टू कलेक्टिव डिफेंस। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, नाटो का हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहां पर है, बेल्जियम में, राइट। यानी कि नाटो के हेडक्वार्टर की अगर आप बात करते हैं तो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहां पर है, ब्रुसेल्स है बेल्जियम में, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। एंड दूसरा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं अब क्रूज मिसाइल क्या होती है। अभी हमने क्या देखा था, जो आपकी KH-22 मिसाइल है, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो सुपरसोनिक की बात हमने की, जैसा कि जब स्पीड की बात होती है तो उसको इसमें मेजर किया जाता है, बट क्रूज मिसाइल क्या होती है उसके बारे में भी जान लेते हैं कि क्रूज मिसाइल क्या है। सो क्रूज मिसाइल आर अनमैन्ड व्हीकल, यानी कि ये अनमैन्ड व्हीकल होता है दैट आर प्रोपेल्ड बाय जेट इंजन्स लाइक द एरोप्लेन। और ये क्या होता है कि जेट इंजन के द्वारा इनको प्रोपेल्ड किया जाता है, प्रणोदक दिए जाते हैं, जैसे कि आपके एरोप्लेन्स होते हैं। एंड दे कैन बी लॉन्च फ्रॉम ग्राउंड, एयर एंड सी प्लेटफॉर्म। जो क्रूज मिसाइल होती हैं इनको ग्राउंड से, यानी कि धरती से भी लॉन्च किया जा सकता है, हवा से लॉन्च किया जा सकता है, राइट। और इनको सी प्लेटफॉर्म, यानी कि किसी भी समुद्री प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं, मान लो यहीं पर आ जाए कि KH-2020 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्च्ड थ्रू ओनली सी प्लेटफॉर्म। तो ऐसा नहीं है, ग्राउंड से भी लॉन्च हो सकता है, एयर से भी लॉन्च हो सकता है, यानी कि हवा में भी लॉन्च हो सकता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्रूज मिसाइल रिमेन्स विद इन द एटमॉस्फेयर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर फ्लाइट एंड कैन फ्लाई एज लो एज फ्यू मीटर्स ऑफ द ग्राउंड। जो क्रूज मिसाइल होते हैं रिमेन्स विद इन द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं ड्यूरेशन ऑफ देयर फ्लाइट्स। जब ये फ्लाई कर रहे होते हैं तो उस समय पे क्या होता है, विद इन एटमॉस्फेयर रहते हैं एंड कैन फ्लाई एज लो एज मीटर्स ऑफ द ग्राउंड। और कुछ ही मीटर ये ऊपर होते हैं ग्राउंड से। एंड फ्लाइंग लो टू द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सपांड मोर फ्यूल बट मेक्स अ क्रूज मिसाइल वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। दूसरी चीज क्या होती है कि जो नीचे स्तर पर, नीचे लेवल पर जो फ्लाई करते हैं क्रूज मिसाइल ऑफ द अर्थ एक्सपांड्स, यानी क्या होता है, तो एक्सपांड करता है बट मोर फ्यूल, यहाँ पर जो फ्यूल होता है वो ज्यादा खर्च होता है। लेकिन एक चीज होती है कि इस मिसाइल को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है अगर ये अर्थ के बस ग्राउंड के थोड़ा ही ऊपर फ्लाई करता है तो, ठीक है। आगे आप देखेंगे यहाँ पर, ओके। सो इससे रिलेटेड हमारा एक सवाल है, क्या सवाल है उसके बारे में जान लेते हैं। सवाल क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट KH-2020 क्रूज मिसाइल। तो हमारे 3 स्टेटमेंट हैं एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट इज अ सोवियत एरा
लॉन्ग रेंज एयरबोर्न सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जैसा कि हमने अपने डिस्कशन के दौरान पढ़ा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड सेकंड क्या है, इट इज ऑल्सो नोन बाय द नाटो रिपोर्टिंग नेम एज फोर्ट किचन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नाटो भी हमने देखा नाटो क्या होता है। एंड इट बोर्ड्स impressive specification including a speed up of Mach 4.6 and a range approximately 600 किलोमीटर। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा इसका बी, बी आंसर होगा हमारा इसका यहाँ पर, राइट। आगे हम देख लेते हैं इसको, आंसर है इसका बी। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसको हम लोग, आंसर है बी। अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है, अगला मुद्दा है, वो क्या है, व्हाट इज द मरबर्ग वायरस डिसीज, यानी कि जो मरबर्ग वायरस एक डिसीज है, ये क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। अगेन प्रीलिम्स का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये सवाल है, और हम इसमें स्पेसिफिकली अगर जाएंगे तो ये आएगा बायोटेक के अंतर्गत, राइट। इंडिया टुडे की न्यूज है, क्या है न्यूज, द वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम बैट्स टू प्रिमेट्स इंक्लूडिंग human and then spread through direct contact with blood or other body fluids from the infected individuals। यानी कि ये जो वायरस है, ये क्या, ये फैल सकता है, जो बैट होते हैं, चमगादड़ होते हैं, उनसे फैल सकता है ह्यूमंस के अंतर्गत, राइट। सो आगे देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट, इसकी चर्चा देख लेते हैं क्यों ये चर्चा में अभी है। 6 people have died in रवांडा, यानी कि रवांडा में अभी 6 लोगों की मृत्यु हो गई है जो कि मरबर्ग वायरस से पीड़ित थे, डिसीज से इन्फेक्टेड थे। एंड फॉलोइंग एन आउटब्रेक द मरबर्ग वायरस द कंट्रीज हेल्थ मिनिस्ट्री सेड रिसेंटली, और ये रवांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी अभी यहाँ पर रिपोर्ट किया है, जस्ट पिछले वीक की ये न्यूज है आपकी। सो आगे हम इसको देख लेते हैं। अब देखो अगेन यहाँ पर आपको क्या देखना है, आपका मान लो बायोटेक में या जनरल साइंस में आपसे पूछ लिया जाता है इस वायरस के बारे में, जो मरबर्ग वायरस है इसके बारे में पूछ लिया जाता है, इस डिसीज के बारे में पूछ लिया जाता है, कहां पर हुआ था, रवांडा में। अब आपको वर्ल्ड मैपिंग करनी है तो रवांडा के बारे में भी पता होना चाहिए कि रवांडा क्या है, आसपास के देश क्या होते हैं, देश कौन से हैं, किन किन देशों के साथ सीमा लगती है, कौन सी मुख्य नदी बहती है वहां से, या रवांडा के बारे में उसकी ट्राइब्स क्या है, आपको पता है इंटरनेशनल ट्राइब्स के बारे में भी पूछ लेता है एग्जाम में। सो कुछ बेसिक चीज ऐसी होती है कि आपको ना कनेक्ट करनी पड़ेंगे उस क्वेश्चन को बीट करने के लिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम इसको, आगे देखते हैं जो वायरस है, बीमारी है, उसके बारे में कि अबाउट मरबर्ग वायरस डिसीज, ये डिसीज है क्या, ये बीमारी है क्या, इसके बारे में आगे देख लेते हैं। सो MVD earlier known as the Marburg and hemorrhagic fever, it is a rare, ये बहुत रेयर है, बट सीवियर हेमोरेजिक फीवर है that affects both people and non human primates, जो कि पीपल्स को और नॉन यानी ह्यूमन और नॉन ह्यूमन primates दोनों को ही ये प्रभावित करता है। एंड इसके आप अगर पॉजिटिव एजेंट्स देखेंगे कि इसके कॉज क्या है, कारण क्या है, सो MVD मरबर्ग वायरल डिसीज इज कॉज्ड बाय द मरबर्ग वायरस, यानी कि वायरल इंफेक्शन है, पहले ही पता चल रहा है नाम से, ये ध्यान रखना है। विद जेनेटिकली यूनिक जूनोटिक, यानी कि एनिमल बोर्न इसमें पाया जाता है, बहुत ये जेनेटिकली यूनिक है, राइट। एंड RNA वायरस है, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज है, RNA वायरस है ये भी ध्यान रखना है। एंड मरबर्ग आपको पता है दो तरीके का जो वायरस होता है उसमें या तो DNA होता है या RNA होता है, दो चीजें होती हैं, दोनों एक साथ कभी नहीं होता, या तो DNA होगा या तो RNA होगा, है ना, या तो उसमें DNA होगा अदरवाइज उसमें RNA होगा। सो ये जो है मरबर्ग, ये कैसा है, ये एक RNA वायरस है, राइट। ये जो वायरस है ये आपका RNA वायरस है। एंड मरबर्ग एंड इबोला वायरस आर बोथ मेंबर ऑफ द फ्लेवोरियाड फैमिली, यानी कि जो एबोला वायरस बहुत ज्यादा चर्चा में हुआ था, लगभग ये बात है 15-16 की, है ना, आई थिंक 15-16 की बात है। सो बहुत ज्यादा चर्चा में था, और उस वर्ष के प्रीलिम्स के एग्जाम में भी सवाल पूछे गए थे यहाँ से एबोला वायरस से रिलेटेड। वैसे ही जो मरबर्ग वायरस है, दोनों एक ही परिवार से आते हैं, एक ही फैमिली के दोनों वायरस हैं, तो बहुत खतरनाक है, आप देख सकते हैं, क्योंकि एबोला के बारे में हम लोगों ने देखा था और कंटिन्यू न्यूज में था, और आपके हमारा जो एग्जाम उस समय हुआ था उसमें भी सवाल पूछा गया था वहां पर, है ना। सो द वायरस टेक इट्स नेम फ्रॉम द जर्मन सिटी, ये जो वायरस का नाम लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, ये जर्मन सिटी से लिया गया है। जर्मन का एक शहर है जर्मनी में जिसका नाम है मार्बर्ग, एंड वेयर इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड, जहां पर कि ये जो वायरस है मार्बर्ग, ये पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था, इसलिए उसी शहर के नाम पर इसका नाम रख दिया था, कब, 1967 में। एंड
इन अ लैब में वेयर वर्कर्स हैड बीन इन कॉन्टैक्ट, जहां पर लैब में कुछ व्यक्ति इसके कॉन्टैक्ट में आए विद इन्फेक्टेड ग्रीन मंकीज इंपोर्टेड फ्रॉम रवांडा। लैब में कुछ लोग काम कर रहे थे, क्या हुआ था, युगांडा से कुछ मंकीज को इंपोर्ट कराया गया था और वो मंकीज इन्फेक्टेड थे जिन पर कि लैब में काम चल रहा था। जो व्यक्ति लैब में काम कर रहे थे वो उनके संपर्क में थे, वो इन्फेक्टेड हुए। और ये एक शहर की बात है जर्मन की, जर्मनी का शहर है मरबर्ग वहां पर, इसीलिए इस वायरस का नाम भी मरबर्ग वायरस रख दिया गया है। ठीक है, सो बहुत बार नाम के बारे में पूछ लेता है, उनके ओरिजिन के बारे में पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है। देखो यूपीएससी है तो आपको तैयार रहना है इस चीज के लिए। ठीक है, आगे देखें, ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है। द वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम बैट्स टू प्रिमेट्स, राइट, इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड देन स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ब्लड अदर बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि ब्लड के द्वारा भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं एंड बॉडी के किसी दूसरे फ्लूइड के द्वारा भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इंडिविजुअल सिम्टम्स क्या होते हैं। इनिशियली मरबर्ग डिसीज साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूड फीवर। इनिशियली क्या होता है, फीवर आता है, ठंड लगती है एंड हेडेक, यानी कि सिर में बहुत दर्द होता है, मसल्स एक होता है, बोन्स में मसल्स में दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, रैसेस आते हैं बॉडी पर, पूरे बॉडी पर रैसेस आ जाते हैं एंड बोथ फ्लैट एंड रेज्ड बम्प्स। कई बार क्या होता है जस्ट रैस आते हैं फ्लैट रेड कलर, और कई बार बम्प्स यानी कि दाने टाइप के पड़ जाते हैं एंड ऑन द टोर्सो एंड चेस्ट पेन होता है, सोर थ्रोट जो गला खराब हो जाता है एंड नोजिया होता है यानी कि चक्कर जैसा आने लगता है, वॉमिटिंग होती है और डायरिया होता है। ये इसके सिम्टम्स होते हैं इनिशियली एंड एज द डिसीज एडवांसेज, और जैसे ही ये डिसीज जो है, जो बीमारी बहुत ज्यादा सीवियर बनती है, उस समय पर क्या होता है, सिम्टम्स कैन बी बिकम मोर सीवियर इंक्लूडिंग लीवर फेलियर। उसके बाद जब ये ज्यादा सीवियर हो जाता है तो लीवर फेलियर हो सकता है एंड डेलिरियम शॉक हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है एंड मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है, यानी कि मल्टी ऑर्गन फेलियर भी इसके द्वारा हो सकता है। इसीलिए ये बहुत सीवियर है और इससे डेथ भी हो जाती है, राइट। अब अगर आप इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, सो देर इज नो ट्रीटमेंट और वैक्सीन फॉर मरबर्ग डिसीज। अभी तक इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी वैक्सीन, कोई भी मेडिसिन नहीं बनी है, तो कोई ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं है। और इस तरीके के जब स्टेटमेंट होते हैं तो उनको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देर इज नो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को। एंड सपोर्टिव थेरेपी क्या होती है, मतलब कुछ तो होता ही होगा ना, जब पेशेंट है उसको प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल आप ले जा रहे हो तो कुछ तो एड दी जाएगी, कुछ तो सपोर्ट दिया ही जाएगा। तो वो जो सपोर्टिव एड होती है, जो सपोर्टिव थेरेपी होती है, वो क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सच एंड इंट्रावेनस फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट, क्योंकि डायरिया भी इसमें होता है, एंड सप्लीमेंटेड ऑक्सीजन दी जाती है, एज वेल एज ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स रिप्लेसमेंट इम्प्रूव सर्वाइवल, यानी कि ब्लड दिया जाता है क्योंकि ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है ना, और बहुत सारा ये ब्लड प्रोडक्ट्स को रिप्लेस किया जाता है क्योंकि वो भी खराब होते हैं। तो उस तरीके से क्या होता है कि सर्वाइवल को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता है। बाकी ये बहुत ही रेयर एंड सीवियर प्रॉब्लम है, सीवियर डिसीज है, वायरल इन्फेक्शन होता है ये, राइट। आगे देख लेते हैं हम इसको। अच्छा, अब देखेंगे कि जो वायरस हम पढ़ते हैं, वायरस बेसिकली होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। सो अ वायरस इज इन्फेक्शियस एजेंट, यानी कि जो वायरस है एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है, इसके द्वारा इन्फेक्शन फैलता है। दैट कैन ओनली रिप्लिकेट विद इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको एक दिन और बताया था क्लास में, जो वायरस होता है इन्फेक्शियस एजेंट है, लेकिन जब इसको कोई होस्ट कर, यानी जब ये होस्ट जो होता है इसका, किसी की आंत होती है किसी की बॉडी में, वहीं पर अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी प्रतिकृति बनाता है। जब तक ये बाहर होता है तब तक ये अपनी प्रतिकृतियां नहीं बना सकता है। एंड वायरस कैन इन्फेक्ट अ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। सो वायरस आर सो स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं, दैट अ माइक्रोस्कोप इज नेसेसरी टू विजुअलाइज देम, और इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड दे हैव अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वायरस का, वो बहुत सिंपल होता है, प्रोटीन कोटेड होते हैं, या तो आयरन होगा या आरएनए होगा या तो इसमें डीएनए होगा। एंड व्हेन अ वायरस पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स होस्ट, जब ये जो वायरस पार्टिकल होता है अगर ये होस्ट से इंडिपेंडेंट है तो ये अपनी प्रतिकृति नहीं बना सकता है, उस समय पर ये अपनी रेप्लिका नहीं बना सकता है, राइट। एंड इट कंसिस्ट ऑफ वायरल जीनोम, genetic materials and contained with a proteins shell called a caspid, right। प्रोटीन शेल एक इसकी होती है जिसको क्या बोला जाता है,
कैस्पिड बोला जाता है, यानी कि ऐसे ये होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन शेल होती है इसके अंतर्गत, जिसको क्या बोलते हैं, कैस्पिड। और ये या तो डीएनए होता है इसके अंदर, या फिर इसके अंदर आरएनए होता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे देख लेते हैं हम लोग इसे। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मरबर्ग वायरस डिसीज। यानी कि ये जो मरबर्ग वायरस डिसीज है, इससे रिलेटेड ये सवाल है। दो स्टेटमेंट आपके पास हैं, करना क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, हमें इसके बारे में देखना है यहाँ पर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द वायरस टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द जर्मन सिटी of Marburg, where it was first identified in 1967 in a lab where workers had been in contact with infected green monkeys imported from Uganda. So बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमने डिस्कशन में पढ़ा था। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ट्रांसमिशन के बारे में है कि ट्रांसमिशन, द वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम बैट्स टू प्रिमेटिव एंड इंक्लूडिंग ह्यूमंस, then spread through direct contact with the blood or other body fluid from infected individuals, right। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा ए, आंसर होगा ए। आगे देख लेते हैं इसके बारे में, आंसर है ए। सो हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो क्या है, नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर हमारी वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया अवेयरनेस डे 2023, यानी कि वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया अवेयरनेस डे के बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर 2023 क्या है, इसको देख लेते हैं आगे। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारा सवाल है, अगेन कहाँ पर जाएगा, बायो में, है ना, बायोटेक में जाएगा। देख लेते हैं, द हिंदू की न्यूज है, क्या है, न्यू ड्रग्स फॉर सिजोफ्रेनिया हैज एक्सपर्ट्स एक्साइटेड। यानी कि सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड न्यू ड्रग्स को एक्साइटेड किया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा। एंड ड्रग कोविन-5 डेवलप्ड बाय यूएस फार्मा जायंट्स ब्रिस्टल Mayers give work differently from the existing treatment, targeting so-called cholinergic receptors, not dopamine receptors, right। dopamine receptors के लिए नहीं, बल्कि ये cholinergic receptors के लिए इसको डेवलप किया गया है। क्या है, आगे देख लेते हैं हम इसे। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए कॉन्टेक्स्ट, हम इसका क्या है, संदर्भ क्या है वो जान लेते हैं। द यूएस फूड एंड ड्रग, यानी कि The US Food and Drug Administration FDA, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं has approved Bristol Myers Squibb's new oral medicine। यानी कि सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड एक न्यू मेडिसिन डेवलप की गई है। और वो जो मेडिसिन है वो कैसी है, ये एक ओरल मेडिसिन है, राइट। ये जो मेडिसिन है ये एक ओरल मेडिसिन है, ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जो मेडिसिन है ये एक ओरल मेडिसिन है। एंड कोबनी-5 फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया, जिसको नाम दिया गया है कोबनी-5, किसके लिए है, ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया इन एडल्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या जो सिजोफ्रेनिया होता है वो एडल्ट्स में ज्यादा होता है, तो बिल्कुल सही बात है। जो प्रोडक्टिव एज होती है उसमें ये जो प्रॉब्लम होती है सिजोफ्रेनिया वाली, ये ज्यादा होती है ना। और आप देखेंगे इसमें क्या होता है, व्यक्ति की एक तरीके से ड्यूल पर्सनालिटी बन जाती है, उसको अलग अलग तरीके की चीजें वो एक ही साथ करने लगता है। आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं। क्या है सिजोफ्रेनिया, इसके बारे में जान लेते हैं। सिजोफ्रेनिया होता क्या है, सो इट इज अ क्रॉनिक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर। पहली बात तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है, क्रॉनिक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, मानसिक डिसऑर्डर है, मानसिक बीमारी है। दैट अफेक्ट्स द वे अ पर्सन थिंक, एक्ट्स, एक्सप्रेस इमोशंस, परसीव रियलिटी एंड रिलेटेड टू अदर्स। और इस कंडीशन में ये जो डिसऑर्डर है सिजोफ्रेनिया, इसमें क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति को ये और डिसऑर्डर होता है, उसके सोचने की जो शक्ति होती है वो डिफरेंटली काम करती है, उसको प्रभावित करता है। वो कैसे अपनी चीजों को एक्सप्रेस करता है, इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, उसके काम को अफेक्ट करता है। और जो रियलिटी होती है वो उससे बाहर हो जाता है, यानी कि जो रियलिटी है उससे क्या, वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में चला जाता है, जिसको सिजोफ्रेनिया होता है। तो ये ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनको ये इफेक्ट करता है। प्लस इट मोस्टली अफेक्ट यंग एडल्ट। जो सिजोफ्रेनिया होता है मोस्टली यंग एडल्ट को अफेक्ट करता है इन प्रोडक्टिव एज ग्रुप। जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप के होते हैं उनको ज्यादा प्रभावित करता है। बहुत सारे कारण होते हैं, देखो ऐसे बोला जाता है ना कि ज्यादा स्ट्रेस मत लो एग्जाम का, पढ़ने का, है ना। कई बार क्या होता है कि जब हम एक ही जोन में होते हैं तो हमको पता भी नहीं चलता है कि हमारे जो हार्मोन्स हैं
हमारा जो केमिकल रिएक्शन है बॉडी का वो किस तरीके से बिगड़ने लगता है। और जब केमिकल रिएक्शन बॉडी का बिगड़ेगा तो आपकी सोचने समझने की शक्ति, आपके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की शक्ति, आपके कार्य करने की क्षमता, सारी चीजें वहां पर आपकी प्रभावित होने लगती हैं। ठीक है। एंड 1 in every 100 people experience schizophrenia and men are twice as likely to develop this condition as compared to women। यानी मान के चलो कि 100 में से एक व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया होता है और पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम इस चीज को। ओके, सो अब हम जानेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? सो इट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसके जो सिम्टम्स हैं वो व्यक्ति से व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। यानी अगर 4 व्यक्तियों को है तो चारों में अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, बट दे जनरली फॉल इनटू अ 3 मेन कैटेगरीज। लेकिन वो 3 मुख्य कैटेगरी उसमें जरूर आएंगी, जैसे कि साइकोटिक हो जाते हैं, अपने अकेले में बात कर लेना, और कई बार उसमें क्या होता है झूठ बोलने की हैबिट हो जाती है। लोग जो रियल वर्ल्ड होता है, रियल चीजें होती हैं, उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, एक अपनी माइंड में दुनिया बना लेते हैं, है ना। नेगेटिव इमोशंस ज्यादा आ जाता है, कॉग्निटिव क्षमता को ये हमारे प्रभावित करते हैं। सो ये 3 मुख्य श्रेणी इसमें जरूर होती हैं। साइकोटिक सिम्टम्स क्या होते हैं? इंक्लूडिंग हेलुनेशन, यानी कि डर लगना, अजीब सी छवियां दिखना, ऐसे कुछ चीजें होने लग जाती हैं इसमें। एंड डिल्यूजन होने लग जाता है कि व्यक्ति को भ्रम हो जाता है चीजों का, है ना। मान लो जैसे कि रस्सी पड़ी है तो पता चलेगा कि उसको लगेगा ये सांप है। किसी भी चीज से डर लगना, ऐसी चीजें यहाँ पर बहुत कॉमन चीजों से डर लगना शुरू हो जाता है। थॉट डिसऑर्डर हो जाता है, सोचने समझने की जो शक्ति होती है, विचार करने की जो शक्ति होती है वो प्रभावित हो जाती है। यहाँ पर मूवमेंट डिसऑर्डर हो जाता है कि कैसे चलना है वो समझ में उसको नहीं आता है, ये चीजें प्रभावित हो जाती हैं। और जब बात करते हैं नेगेटिव सिम्टम्स की, नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं? सो इंक्लूड लॉस ऑफ मोटिवेशन। अगर हमें कोई काम करना है तो इसको क्या होगा, क्यों करना है पता नहीं, है ना, ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर होना शुरू हो जाती हैं। एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट और द एंजॉयमेंट इन अ डेली एक्टिविटीज। और यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो डेली एक्टिविटीज होती हैं उसमें इंटरेस्ट व्यक्ति का आना शुरू हो जाता है। आप देखोगे स्पेशली जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं बच्चे, और अगर उनको थोड़ा समय हो जाता है और वो हैंडल नहीं कर पाते उस प्रेशर को, और अकेले रह के चूंकि तैयारी करनी होती है, तो उस समय पर थोड़ा सा क्या होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन होना शुरू हो जाता है कि ठीक है हो जाएगा, है ना। बहुत सारी चीजें लिथार्जिक होना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर इस तरीके से आना शुरू हो जाती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है, देखो एक चीज और, अगर हम अवेयर रहेंगे थॉट प्रोसेस को लेके, अपने एक्ट्स को लेके, अपने इमोशंस को लेके, एक्सप्रेशंस को लेके, तो बहुत सारी चीजों से हम फाइट कर लेते हैं, है ना। आगे देखें, विड्रॉल फ्रॉम सोशल लाइफ, यानी कि लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, सोशल लाइफ को एंजॉय करना बंद कर देते हैं, अकेले में रहना उनको पसंद होता है। एंड डिफिकल्ट शोइंग इमोशंस, और अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कितना ही पेन होगा, कितना ही दर्द होगा, लेकिन उसको व्यक्ति एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज डिफिकल्टी फंक्शनिंग नॉर्मली, और नॉर्मली कोई भी काम काज करने में इनको थोड़ी बाधा आती है। एंड कॉग्निटिव सिम्टम्स क्या होते हैं अगर हम देखें तो, इंक्लूड प्रॉब्लम्स इन अटेंशन, अटेंशन नहीं हो पाता है किसी चीज पर, फोकस नहीं हो पाता है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, मेमोरी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है ना। इस तरीके की चीजें यहाँ पर होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, सो तो देयर इज नो क्योर फॉर सिजोफ्रेनिया। अभी तक सिजोफ्रेनिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जस्ट एक अवेयरनेस होती है जो आपको इस चीज से बाहर ला सकती है, इस डिसऑर्डर से बाहर ला सकती है, और आना इजी भी होता है अगर आप अवेयर है तो। ये मोटिवेशन थोड़ा सा क्या होता है, हमारे आसपास का जो माहौल होता है, हमारे जो दोस्त होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको सपोर्ट करना होता है, बताना होता है, क्योंकि ये एक तरीके से मेंटल डिसऑर्डर है ना। कई बार बोलते हैं ना कि ऐसे आपने देखा होगा कोई व्यक्ति चलते चलते बोल रहा है, कुछ बोलते पागल हो गया, तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, उनको थोड़ा सपोर्ट करना होता है। ठीक है। सो अ वैरायटी ऑफ एंटी साइकोपैथिक मेडिसिन, बहुत सारी इसमें क्या होता है कि जो एंटी साइकोपैथिक मेडिसिन की बहुत ज्यादा वैरायटी आर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग साइकोटिक सिम्टम्स। सो ये जो एंटी साइकोपैथिक मेडिसिन होते हैं, ये कई बार जो साइकोटिक सिम्टम्स हैं उनको रिड्यूस करने में मदद करता है इन द एक्यूट फेज ऑफ द इलनेस, राइट। एंड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट सच एज द कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और सपोर्टिव साइकोथेरेपी मे बी रिड्यूस सिम्टम्स एंड इनहेंस फंक्शंस। यानी कि काउंसलिंग कराना जरूरी होता है, ऐसे व्यक्ति को अच्छा माहौल देना जरूरी होता है, मोटिवेट करना होता है, अच्छी बातें करनी होती हैं, पॉजिटिव रखना होता है, उनको ये बिलीव दिलाना होता है, उनको ये ट्रस्ट दिलाना होता है कि हम आपके साथ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके की कुछ चीजें होती हैं जो हमें यहाँ पर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच।
हम लोग नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ सीरियसनेस के साथ क्लास को करिए एंड PYQs जरूर डिस्कस करिए और अपना सिलेबस आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।